नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है और कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में मोहर लगती हुई भी नजर आने वाली है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक में मंथन चल रहा है और आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगती हुई नजर आएगी। तो कौन कौन से ऐसे बड़े प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगती हुई नजर आ सकती है, वो जीएफएक्स के जरिए हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज योगी कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है और शाम 4 बजे से ही यह बैठक चल रही है लोक भवन में और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो योगी कैबिनेट की बैठक जारी है जिसमें तमाम बड़े मंत्री शामिल हुए हैं और योगी कैबिनेट की इस बैठक में तमाम प्रस्ताव पर मोहर भी लगेगी। तो कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगती हुई नजर आने वाली है इस कैबिनेट बैठक में, जो कि लोक भवन में आयोजित की गई है और शाम 4 बजे से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई थी। उनकी अध्यक्षता में ही इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है और 4 बजे से ये बैठक शुरू हो गई थी। जिन अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। पीएम ई बस सेवा शुरू करने का एक प्रस्ताव है जिस पर मोहर लग सकती है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। माता पिता का ख्याल न रखने पर भी बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने का एक प्रस्ताव है और स्वास्थ्य विभाग के अहम प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे इस कैबिनेट बैठक में। पीएम ई बस सेवा शुरू करने का जो प्रस्ताव है उस पर भी मोहर लगती हुई नजर आने वाली है और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। तो अनूप, योगी कैबिनेट की बैठक जारी है और अभी तक बैठक जो भी हुई है उससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, सबसे बड़े प्रस्ताव की जो चर्चा है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी कमी है। उसको जो एक प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है, कदम से रखा जाना है। अभी तक डॉक्टर 65 साल में रिटायरमेंट होता था, अब डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक देखने को मिलता था कि स्वास्थ्य विभाग के जो भी डॉक्टर रिटायर होते थे 65 साल के बाद, लेकिन संविदा पर उनको किसी अस्पताल में जगह मिल जाती थी। अब उनको 65 साल कर दिया गया है। अब उनको रिटायरमेंट सरकार 65 साल में देगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रस्ताव जो कि चर्चा में था कि अब माता पिता कल्याण योजना के अंतर्गत जो नियम था कि इसमें संशोधन किया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का जो पालन पोषण नहीं करते वो उनकी संपत्ति से बेदखल हो सकते हैं। इसके लिए जो प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें एसडीएम के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग कोई एप्लीकेशन देता है तो वाद दाखिल करता है जिनके सामने अपनी जो भरण पोषण को लेकर उस पर एक निर्णय लिया जा सकता है। एक बड़ा प्रस्ताव है। तीसरा, जो बस चलाने का जो प्रस्ताव है, उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम है। इन नगर निगम को क्षेत्र समेत इलाके करीब 40 से ज्यादा जो शहर है वहां पर बस चालू करने के जो प्रस्ताव उस पर मोहर लग सकती है। एक परिवहन विभाग से बहुत बड़ा प्रस्ताव है जिसमें अभी तक जो परिवहन विभाग की गाड़ियों से दुर्घटनाएं हो जाती थी उसमें 2 लाख का उसमें 2 लाख का मुआवजा परिवहन विभाग देता था। अब उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया जाएगा। इस कैबिनेट पे प्रस्ताव पास हो सकता है। हालांकि उसमें एक शर्त रखी गई है, उस एक्सीडेंट की पहले जांच होगी। जांच में अगर परिवहन विभाग के ड्राइवर की कमी की वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ होगा तो ये एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा, नहीं तो वहां पर शायद न मिल पाए। ये सब तमाम ऐसे प्रस्ताव, करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में रखे जाने हैं और अब अभी थोड़ी देर बाद करीब 5 बजे के आसपास पता लगेगा कि कैबिनेट में कितने प्रस्ताव रखे गए थे और इस कैबिनेट में कितने प्रस्ताव पर मोहर लग पाई है। जी
ठीक है अनूप, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम प्रस्ताव पेश किए जाने हैं इस कैबिनेट बैठक में और 4 बजे से ये बैठक चल रही है। अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं और किन किन पे मोहर लगती हुई नजर आएगी। उधर बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े लगातार सामने आने के बाद अब यूपी में भी इसकी मांग तेज हो गई है और कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े सामने रख दिए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब मांग तेज हो गई है। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि वो अपने शासित राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जाति जनगणना कराएंगे। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, जाति जनगणना का मुद्दा अब बढ़ रहा है। पहले आप भी समर्थन में थे, अब क्या रुख है फिलहाल? आज भी समर्थन में है, लेकिन वो आंकड़ा थोड़ी है, वो मकड़ जाल है। वो मकड़ जाल वाला जनगणना नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा एक पर्दाफाश यात्रा निकल रहा है कि मछुआ एससी जो संवैधानिक सुरक्षा था, खानदानी सुरक्षा था, उसका जो है आरक्षण किसने छीना, उसका एक पर्दाफाश यात्रा है कि 1931 में आरबी रसेल, हीरालाल और क्या नाम है विलियम कुक ने रिपोर्ट दी। एक सर्वे कराया उस समय उन्होंने कि कौन जातियां किस स्तर पर हैं। तो उसमें एससी और एसटी का ग्रुप बना और पिछड़ा का बना, सामान्य का बना। तो उसमें 1931 में एससी में गिनती हुई। एससी का मतलब अनुसूचित का मतलब सुरक्षा, आरक्षण नहीं सुरक्षा, सुरक्षित किया गया। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा प्रधान से प्रमुख तक सुरक्षित किया गया कि ये लोग सुरक्षित हैं, ये लोग यहाँ लड़ेंगे और ये मजबूत लोग नहीं लड़ेंगे। तो 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जात के रूप में सुरक्षित थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित थे। 1900 देश तो आज़ाद हो गया। 31 दिसंबर 1952 तक हम 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, तो हम तो सुरक्षा का लाभ नहीं पाए। तो अगर हम देश को आज़ादी कराने में लड़ रहे और 91 तक हम सूची में सूचीबद्ध थे, संविधान में हम अनुसूचित जात की सूची में केवट, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेदार, खरोटी 7 नामों से है। आज के दिन में है राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन सेक्शन मैनुअल 1961 में हम केवट, मल्ला, मझवार हैं। हमारी गिनती 19 सेक्शन में 70 लाख थी। हमारे उपनामों को पिछड़े में डाल के 7000 कर दिया। तो आरजीआई ने भी, माननीय योगी, तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को, उन्होंने एक पत्र लिखा, हमारे पत्र को संज्ञान में लिया, पत्र लिखा आरजीआई को, दिशा निर्देश जारी करो। तो उसने जो है लिख दिया कि नहीं, केवट, मल्ला, मझवार इनकी गिनती हुई थी 1961 से, हमारे यहाँ मैनुअल में है। सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका नोडल है, उसे लिख दिया। सामाजिक न्याय मंत्री ने कह दिया, माननीय अमित शाह जी एक्सेप्ट कर लिए, माननीय मोदी जी उसको कि ठीक है, समय आने पर इस पर करेंगे। हम एक पर्दाफाश करने जा रहे हैं कि ये हमारी 18% आबादी का कौन सुरक्षा हमारी छीना। हाँ, राजनीतिक सुरक्षा। 18% जो आपने कहा, पहले तो 18% क्लियर है क्या कि आप 18% आबादी देखें? भूजा भूजा हमारे झुआ भर वोट को पौआ पौआ में बांटा गया। आपका वहाँ का नाम है बिहार में, और अपने पौआ वोट को झुआ बना दिया यादव जी ने। हैं जो सत्ता में है वो पौआ इकट्ठा करके झुआ भर बनाएगी, हैं, और जो जिस सत्ता में नहीं है उसका झुआ भर वोट पौआ बांट के अब वो टिकट मांगने जाएगा और कहेगा अरे यार तुम्हारे तो पौआ पीते हैं और 5000 वोट है, तुम्हें देंगे नहीं। ये मतलब हमारा वोट क्या अन्याय है। ये बेईमान लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। एक तो हमारी गिनती पिछड़ी में होनी नहीं चाहिए, हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा अनुसूचित में। वो पलटू राम जी ने लिख रखा है दिल्ली सरकार को कि निषाद अनुसूचित में है, इनका प्रस्ताव लाया जाए। और ऑलरेडी बंगाल का पार्ट बिहार रहा, बंगाल में अनुसूचित में, बिहार में होना चाहिए। ये त्रुटियां हैं, त्रुटि सुधार नहीं कराया, पिछड़ी में डाल दिया। एक तो सुरक्षा छिनवाई इन लोगों ने, उसके पिछड़ी डाल में फिर षड्यंत्र कर दिया। नुनिया 500 केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, एक बार, बाटन, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली जो है, माझी, मझवार जो है, बनपर जो है, ये जो है सारे लोगों को दशमलव गिन दिया। और अपने मिल्कमैन इकट्ठा हो गए
हाँ, एग्रीकल्चर मैन इकट्ठा हो गए और फिशरमैन एकदम से तोड़ के भुजा बना दिया। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ऐसे लोगों को पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। पर्दाफाश कहाँ से कहाँ किस मैं पूरे प्रदेश के 9 रैली करने जा रहा हूँ, 2-2 मंडलों का, और वो पर्दाफाश रैली है। मछुआ SC आरक्षण सुरक्षा छीनने वालों के खिलाफ एक आयोजन चला, और धन्यवाद भी रैली है कि हम उसमें ज्ञापन देंगे मोदी जी अमित शाह को कि भाई कि अपर कास्ट और महिलाओं ने इन बेईमानों को हटाया और आपको एहसास कराया कि इन्होंने हमारा साथ दिया, इन्हें आरक्षण दे दो। तो ये हमारा भी मछुआ समुदाय पूरे देश से इन बेईमानों को हटा रहा है और आपको एहसास करा रहा है कि मछुआ समुदाय के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उन्होंने एक ऐलान और भी किया था, यह चर्चा थी इस बात की कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। क्या समीकरण है अभी फिलहाल? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे या NDA का पार्ट हूँ? जब तय हो गया 39 पार्टी मोदी को दिल्ली पहुंचाना है, हम भारतीय जनता, त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, जीत के लिए आए निषाद राज की सेना, तो हम लोग जीत के लिए आए हैं। चुनाव NDA लड़ती है, कोई पार्ट नहीं लड़ता है, तो हम NDA के साथ है। वहाँ अपने लोगों को दे दिया गया है कि NDA में जहाँ जहाँ फिट हो सकते हैं हमारे लोगों को लड़ाई, नहीं भी लड़ेंगे हमारे लोग तो इन भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे और अपने लोगों को बिना लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक व्यवस्था पर लेके जाएंगे। और इनके जो मुद्दे हैं वो सभी हिंदी भाषी राज्यों में जो छीना गया, क्यों छीना गया बताया जा रहा है कि भाई देखो, ये जो छोटे छोटे दल थे कांग्रेस से मिले, सपा बसपा RLD RJD और तमाम थे, तो इनको सत्ता सुख चाहिए और सुख शहर में मिलता है और शहर नदियों के किनारे है, नदियों के किनारे निषाद है, जमीनें ले नहीं पाते थे, घर बना नहीं पाते थे, तो उसके लिए इनका नाम पिछड़ी में डाल दिया कि भैया छीना जाए, जमीन तो छीनी, नौकरी छीनी और राजनीति। निषाद जो है वो नैया पार लगाएगा मध्य प्रदेश राजस्थान में। एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि कई ऐसे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। आपकी तरफ से भी कोई तैयारी है या आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम तो बड़े भाई माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी हैं, जब जहाँ बड़े भाई रहते हैं छोटे भाई कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका जो भी दिशा निर्देश होता है उसका पालन करते हैं, उसका फायदा हमारे पार्टी को, हमारे समाज को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को। अभी मैं 1 सीट था 2017 में, 2022 में 11 सीट हैं, कैबिनेट में भी हैं। तो आज के दिन में वो कैसे क्या करते हैं, क्या दिशा निर्देश होता है, राजनीति होती है, बैठक होगी, जो तय होगा उसका कर्म करेगा। ये रैली फिलहाल कहाँ से शुरुआत होने वाली है? अभी गोरखपुर 2 मंडलों का, बस्ती गोरखपुर मंडल, फिर उसके बाद बनारस आजमगढ़ मंडल का है, फिर मिर्जापुर इलाहाबाद मंडल का। शुरुआत गोरखपुर से? हाँ, गोरखपुर से शुरुआत हो। देखिए, संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, और उनका कहना है कि जिस तरह जाति जनगणना के आंकड़े आए, अब उसके बाद वो पर्दाफाश रैली निकालेंगे और कांग्रेस की जो मंशा है उसको निषाद समाज के बीच उसका पर्दाफाश करेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तफसील किदवई, जनता टीवी लखनऊ। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हापुड़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां गैंगरेप के बाद प्रशासन जागा है और शहर के 18 होटलों को किया गया है सील। अवैध रूप से चलाए जा रहे थे होटल और 40 होटलों को नोटिस भेजा गया है इस पूरे बड़े मामले में। तो लड़की के साथ होटल में गैंगरेप हुआ था और आपको बता दें कि गैंगरेप के बाद प्रशासन अब सजग हो चुका है और शहर के 18 होटलों को इस पूरे मामले को लेकर सील भी किया गया है। अवैध रूप से होटल्स चलाए जा रहे थे और 40 होटलों को नोटिस भेजा गया है। तो हापुड़ से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लड़की के साथ होटल में गैंगरेप हुआ था और उसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 40 होटलों को नोटिस भेजा है और शहर के 18 होटल्स को सील भी कर दिया गया है। देखिए, होटल्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन सराय एक्ट में नहीं हुआ था, उनको एक मेरे यहाँ से नोटिस दी गई थी कि वो अपना समस्त वो 6-7 बिंदुओं पर उनसे मांगा गया था कि अपना अभिलेख प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में उनके होटल को बंद किया जाएगा। ये नोटिस भेजे भी 15 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा अपना अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरे तरफ से अब एक रिपोर्ट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई अभिलेख नहीं है, नहीं इनका सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से ये दे नहीं पा रहे हैं अपना अभिलेख। तो इनको सीज करने के लिए, होटल को सील करने के लिए मेरी तरफ से रिपोर्ट जाएगी पुलिस।
और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन त्यागी जुड़ चुके हैं। तो अमन, गैंगरेप के बाद प्रशासन अब जगता हुआ नजर आया है और उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के 18 होटलों को सील किया है, जबकि 40 होटलों को नोटिस भेजा गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है यहाँ पर गैंगरेप हुआ था एक होटल। उसके बाद यहाँ पर हापुड़ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि गैंगरेप होने के बाद ही हापुड़ का पुलिस प्रशासन यहाँ पर जागता हुआ दिखाई दिया है। जागने के बाद उन्होंने हापुड़ के 18 होटलों पर छापेमारी की है, जिसमें मानक पूरे नहीं होने पर उन होटलों को कुछ होटलों पर यहाँ पर सीज भी किया है। हालांकि देखिए जिले में अन्य जो 40 होटल हैं उनको नोटिस भी जारी किया है। देखिए कई मामले सामने आए हैं जहां पर नाबालिग बच्चों के साथ गैंगरेप की वारदात या बलात्कार की जो रेप है उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा उसको नजरअंदाज करते हुए आज हापुड़ पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये एक्शन आगे भी ऐसे चलता रहेगा या इसको यहीं पर प्रशासन द्वारा थाम दिया जाएगा। देखिए 3 महीने पहले ही हापुड़ एसडीएम ने इनको सराय होटल एक्ट के तहत इनको नोटिस जारी किया था कि जो इस एक्ट के तहत नहीं आते हैं उन होटलों को जो है बंद किया जाए। लेकिन गैंगरेप के बाद इस होटल को जो है इन होटलों पर कार्रवाई की गई है। जी ठीक है अमन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।